तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञान अर्जन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पे गुप्त काल पढ़ रहे हैं और गुप्त काल में हमने चंद्रगुप्त प्रथम का अध्ययन हमने यहाँ पे कर लिया था और उसके बाद में हमने समुद्रगुप्त के बारे में अध्ययन कर लिया था, है ना। तो चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त के बाद में हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। और समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है और विंसेंट स्मिथ ने उनको भारत का नेपोलियन कहा है, ये बात आप याद रखिएगा। अब हम शुरू करते हैं आज नया चंद्रगुप्त द्वितीय। अब चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उनकी कालावधि थी दोस्तों 380 से 412 ईस्वी के मध्य। समुद्रगुप्त के पश्चात रामगुप्त नामक एक दुर्बल शासक राजा बना और उसे हटा के महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठे। देखो, समुद्रगुप्त के बाद में जो शासक आया था वह था रामगुप्त, है ना। लेकिन रामगुप्त बहुत ही कमज़ोर और दुर्बल शासक था, तो उन्हें हटाना पड़ा चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा और चंद्रगुप्त द्वितीय फिर एक महान शासक गुप्त वंश के बने। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा और उन्होंने वैवाहिक और विजयी दोनों ही तरीकों से सीमा का विस्तार किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में दोस्तों ये जो गुप्त काल है, गुप्त शासन है, ये सबसे ज़्यादा विस्तार इन्होंने साम्राज्य में अपने में किया और इन्होंने दो तरह की नीति अपनाई। पहला तो विजयों के द्वारा तो किया ही, और दूसरा इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित कर करके भी अपने राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त के अन्य नाम हैं देवगुप्त, देवराज और देवर्षि। अन्य ये नाम हमें उनके कई प्रकार के लेखों में, तो ये क्या नाम है, देवराज और देवर्षि। चंद्रगुप्त द्वितीय की अन्य कई उपाधियां भी हैं, वो कौन सी हैं? विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत। अब देखो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि महाराजा धीराज की जो उपाधि थी वो किसने ग्रहण की थी? वो चंद्रगुप्त प्रथम ने ग्रहण करी थी, है ना। और चंद्रगुप्त द्वितीय की क्या क्या उपाधियां हैं? विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का अनुसरण करते हुए चांदी के सिक्के चलाए। जब इनसे पहले जो शक शासक आए थे दोस्तों, हमारे सिलेबस में है नहीं इसलिए हमने यहाँ पे पढ़ा नहीं है। शकों ने चांदी के सिक्के चलाए थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी इन्हीं का अनुसरण करते हुए उन्हीं के जैसे चांदी के सिक्के यहाँ पे चलाए। शकों पर विजय के उपरांत उसने व्याघ्र सिक्के चलाए और विक्रमादित्य और शकारी की उपाधि उन्होंने ली। तो उन्होंने शकों का नाश किया था दोस्तों, इसलिए उन्होंने सबसे पहले तो शकारी की उपाधि ली थी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि शकों का अरी, शकारी का क्या मतलब हो गया? शकों का अरी, अरी मतलब दुश्मन, है ना। तो शकारी की उपाधि और इसके अलावा विक्रमा, है ना, दो तो उपाधियां ली। और व्याघ्र जिसपे शेर का चिन्ह हो, ऐसे उन्होंने सिक्के भी चलाए थे। कब? जब उन्होंने शकों का नाश कर दिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दिग्विजयों का उल्लेख उदयगिरी अभिलेख से हमें मिलता है। तो जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो जो विजय प्राप्त की थी उनका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? उनका उल्लेख हमें उदयगिरी अभिलेख से मिलता है। इसके समय में विद्या के दो मुख्य केंद्र थे, एक तो पाटलिपुत्र और एक उज्जैनी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में दो मुख्य शिक्षा के केंद्र उस टाइम पे हुए, कौन कौन से? एक तो पाटलिपुत्र और दूसरा क्या था? उज्जैनी, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन युद्ध विजयों हेतु नहीं बल्कि शासन युद्ध और विजयों हेतु नहीं बल्कि कला और साहित्य के प्रति उनके अगाध प्रेम हेतु प्रसिद्ध है। अब चंद्रगुप्त द्वितीय ने दोस्तों लड़ाइयाँ वगैरह तो की थी, लेकिन वो इस चीज़ के लिए, युद्ध और विजयों के लिए इतने नहीं जाने जाते जिस तरह से समुद्रगुप्त जाने गए थे, बल्कि वे किस लिए जाने जाते हैं? कला और साहित्य के प्रति उनका जो अगाध प्रेम था, उन्होंने कला और साहित्य को दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी और उनके दरबार में अनेक तरह के विद्वान रहते थे, तो वो उन चीज़ों के लिए ज़्यादा फेमस थे। उनके दरबार में 9 विद्वानों का मंडल था। कितने विद्वानों का? नवरत्न जो अकबर के दरबार में था ना दोस्तों, नवरत्न वो यहीं से कहीं ना कहीं प्रेरित था और जिसे उन्होंने नवरत्न कहा था। और ये विद्वान कौन कौन से थे दोस्तों? ये थे कालिदास, धन्वंतरी, शपणक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, वराहमिहिर और वररुचि। आप 2-3 बार इन नामों को दोहराएंगे, आपको याद हो जाएगा कौन कौन से। कालिदास, धन्वंतरी, शपणक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकारपर और वराहमिहिर और वररुचि। क्योंकि दोस्तों इसलिए बोल रही हूँ कि बहुतों बार आजकल ये क्वेश्चन, पहले तो सिर्फ अकबर के नवरत्नों में से क्वेश्चन आता था, लेकिन आजकल पेपर डीप बनाने लग गए और गुप्त काल हमारे यहाँ पे विशेष रूप से बोला गया है हमारे सिलेबस है। और गुप्त काल के सांस्कृतिक उपलब्धियां तो अलग से लाइन लिखी गई है। तो सांस्कृतिक उपलब्धियां दोस्तों यही वो विद्वान है जिन्होंने अनेक तरह की किताबें गुप्त काल में लिखी थी, तो इन्हीं की बुक्स हम आगे पढ़ेंगे। इसलिए विद्वानों के नाम याद होना ज़रूरी है। और ये पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन से
चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से नहीं थे, या निम्न में से कौन से चंद्रगुप्त के दरबार में नहीं थे, है ना। इसलिए 1 2 3 बार आप इन्हें पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। कालिदास, धन्वंतरी, शपनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकार, अमीर और वरुचि। यात्री फय्यान आए थे। थोड़ा सा याद रखना है कि कौन सा यात्री किसके काल में आया था। तो फय्यान जो थे, फय्यान इनके काल में आए थे, किसके में, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। और फय्यान कब से कब तक आए थे, 399 से 414। ये 414 लिखा हुआ है दोस्तों, 399 से 414 तक, है ना। क्योंकि फय्यान बहुत इंपॉर्टेंट यात्री हो जाते हैं दोस्तों, और उन्हें क्या, यात्रियों में रत्न की संज्ञा भी फय्यान को दी गई थी। सॉरी, फय्यान को नहीं, वो तो हेमसांग को दी गई थी। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और कई बार इनका काल भी पूछ लिया जाता है कि फय्यान के भारत में आने का समय था। तो 399 से 414 ईस्वी के बीच में लगभग 15 साल ये भारत में रह के गए थे, भारत में आए थे, और उन्होंने मध्य देश को ब्राह्मणों का देश उन्होंने कहा था। फय्यान के पूरे यात्रा के विवरण में सम्राट का नाम उल्लेख नहीं मिलता। उन्होंने अपने विवरण में कहीं भी किसी सम्राट का नाम नहीं लिखा है। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल ब्राह्मणों के चरमोत्कर्ष, मतलब उनके दरबार में ये जो महत्वपूर्ण जो रत्न हैं वो दोस्तों अधिकांश ब्राह्मण ही थे, इसलिए इनके काल को ब्राह्मणों का चरमोत्कर्ष काल कहा जा रहा है। तो ये है दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के बाद में ये शासक बने थे। देवगुप्त, देवराज, देवर्षि इनके उपनाम थे। विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत उपाधियाँ थी। फिर शकों को हराया और शकारी और विक्रमादित्य उपाधि ली, और व्याघ्र के सिक्के चलाए। उदयगिरी में इनकी विजयों का उल्लेख मिलता है। पाटलिपुत्र, उज्जैन इनके काल में शिक्षा के केंद्र थे, है ना। कला और साहित्य को शरण देने के लिए फेमस थे। नवरत्न इनके दरबार में रहते थे, और फय्यान इन्हीं के समय में आया था। अब पढ़ते हैं कुमार गुप्त महेंद्र द्वितीय। तो 415 से 454 ईस्वी में इनका शासन रहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में कुमारगुप्त शासक बना। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में कौन बने, कुमारगुप्त, और ये भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण शासक रहे हैं। कुमारगुप्त के शासनकाल की जानकारी हमें किससे मिलती है, विल्सड अभिलेख से मिलती है। विल्सड अभिलेख किसके समय का है ना, तो वो कुमारगुप्त के समय का है। कुमारगुप्त के सुव्यवस्थित शासन का वर्णन मंदसौर अभिलेख से भी मिलता है। तो मंदसौर और विल्सड दोनों अभिलेख हमें कुमारगुप्त से रिलेटेड बातें बताते हैं। मंदसौर अभिलेख प्रशस्ति की रचना किसने की थी, वत्स भट्टी ने की थी। अभिलेख बोल दो चाहे प्रशस्ति बोल दो, अभिलेख के रूप में यह एक प्रशस्ति है। तो दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। एक तो मंदसौर अभिलेख किसके काल का है, कुमारगुप्त के काल का, और दूसरा मंदसौर अभिलेख के रचनाकार कौन है, वत्स भट्टी। मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति अंकित उस टाइम पे की जाने लगी थी, किसके काल में, कुमारगुप्त के काल में। सिक्कों से अश्वमेध यज्ञ करने के प्रमाण भी हमें मिलते हैं कि कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। भीतरी स्तंभ अभिलेख कुमारगुप्त के शासनकाल के अंतिम दिनों के जानकारी हमें देता है। तो भीतरी स्तंभ अभिलेख है वह कुमारगुप्त से संबंधित है, और वह कुमारगुप्त के शासनकाल के अंतिम वर्षों की जानकारी हमें देता है। इसके काल में पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ तथा इन्होंने अपने पुत्र स्कंदगुप्त को भेजा था, इन्होंने इसने पराजित किया था। तो कुमारगुप्त के जो पुत्र होंगे स्कंदगुप्त, उनको इन्होंने पुष्यमित्रों का जब आक्रमण हुआ था तब इन्होंने इसको भेजा था, और इसने पुष्यमित्रों को पराजित कर दिया था। कुमारगुप्त के शासनकाल में ही नालंदा विश्वविद्यालय बना था, और इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बुद्ध, क्योंकि इसमें बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अध्ययन कराया जाता था, है ना, तो इसलिए इसे ये नाम भी दिया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों यही है कि कुमारगुप्त किसके समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, किसके काल में, कुमारगुप्त के काल में, है ना। और ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बुद्ध किसे कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय। तो इनका कुमारगुप्त था, और इन्होंने उपाधि ली थी महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र और अश्वमेघ महेंद्र, क्योंकि उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। तो चाहे महेंद्रादित्य आ जाए चाहे कुमारगुप्त आ जाए, एक ही बात है। तो कुमारगुप्त भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में कुमारगुप्त राजा बने थे। कुमारगुप्त के समय में ही विल्सड अभिलेख, मंदसौर प्रशस्ति हुई, और मंदसौर प्रशस्ति के रचयिता वत्स भट्टी है। कुमारगुप्त ने
गुप्त शासकों में सबसे ज़्यादा अभिलेख कुमार गुप्त के काल में ही लिखे गए थे। मुद्राओं पे उन्होंने गरुड़ के स्थान, इनसे पहले दोस्तों मुद्राओं पे गरुड़ की आकृति अंकित होती थी, लेकिन इन्होंने मयूर की आकृति भी अंकित करवाना शुरू कर दिया। सिक्कों पर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने के साक्ष्य भी दिए हैं, मतलब इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। भीतरी स्तंभ अभिलेख कुमार गुप्त के शासनकाल के अंतिम दिनों की जानकारी देता है और इन्होंने अपने पुत्र स्कंदगुप्त को भेजा था। इनके काल में पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ, जिसको इनके पुत्र अश्वमेध ने हरा के आए थे। और कुमारगुप्त के शासनकाल में की स्थापना हुई थी और नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध की संज्ञा भी उपाधि भी दी जाती है। और कुमारगुप्त क्या थी? कुमारगुप्त की मुख्य उपाधियाँ थी दोस्तों महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र और अश्वमेध महेंद्र, ये कुमारगुप्त की उपाधियाँ थी। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं स्कंदगुप्त। 455 से 467 ईस्वी, इनका काल आपको याद नहीं करना है, बस लगभग थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि भाई सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम आए थे, इसके बाद में समुद्रगुप्त आए थे, इसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय आ गए, इसके बाद में कुमारगुप्त आ गए और इसके बाद में स्कंदगुप्त आ गए, है ना। इनका क्रम याद रखना है। काल चाहे आप ना याद रखें, ना ही हमसे पूछा जाता है काल कहीं पे, लेकिन अपने नॉलेज के लिए इनका क्रम तो आपको याद रखना ही होगा, क्योंकि अगर क्रम याद नहीं होगा तो ये सोच ले कि हमें हिस्ट्री याद ही नहीं होगी। तो थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि कौन सा राजा पहले और कौन सा राजा बाद में आया था। अब है स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद में स्कंदगुप्त शासक बना और उसके शासन के बागडोर संभालते ही हूणों का आक्रमण हुआ, है ना। तो कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद में स्कंदगुप्त जो ही गद्दी पर बैठा, हूण जो विदेशी थे दोस्तों, उन्होंने आक्रमण कर दिया था, लेकिन स्कंदगुप्त ने हूणों को अच्छी तरह से परास्त किया था। जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने मलेच्छों या हूणों पर सफलता प्राप्त की थी। यह बात जूनागढ़ अभिलेख में लिखी गई है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को मलेच्छ कहते हैं, इन पे सफलता इन्होंने प्राप्त कर ली थी। स्कंदगुप्त ने गिरिनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया और अशोक और रुद्रदामन ने इसकी मरम्मत करवाई थी। दोस्तों जो सुदर्शन झील है, जिसका निर्माण गिरिनार पर्वत गुजरात में स्थित है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था और अशोक के समय में रुद्रदामन ने इसकी मरम्मत करवाई थी, है ना। उसी की मरम्मत फिर स्कंदगुप्त के समय में करवाई गई और स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार का कार्य सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा था। तो इस बार उसकी मरम्मत किसने करवाई? चक्रपालित ने करवाई थी। कई बार पूछ ली जाती है दोस्तों, ये झील सुदर्शन झील किसने बनवाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी। अंतिम रूप से मरम्मत किसने करवाई? स्कंदगुप्त ने करवाई। इसलिए यहाँ पे ये मैंने बार बार लिखा है। स्कंदगुप्त को कहोम अभिलेख में शक्रादित्य भी कहा जाता है ना। इन्हें भी शक्रादित्य कहा जाता है, लेकिन दोस्तों अगर शक्रादित्य की बात आए, शकारी की उपाधि किसने ली थी? शकारी की उपाधि तो महेंद्र द्वितीय या फिर कुमारगुप्त अपन इसे बोल सकते हैं, उन्होंने ली थी। एक सेकंड, इन्होंने नहीं ली थी, इन्होंने ली थी शकारी की उपाधि, चंद्रगुप्त द्वितीय ने ली थी दोस्तों। इनके काल में तो कोई आक्रमण नहीं हुआ था। कुमारगुप्त के काल में तो ये अपनी प्रशस्तियों के लिए ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनके काल में तो पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ था, जिन्हें भी स्कंदगुप्त ने ही हराया था, है ना। और स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य की उपाधि भी ली थी, मतलब इन्होंने फिर से जो शकों का आक्रमण हुआ होगा उसका भी इन्होंने मतलब सामना किया था। ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय का बनाने का श्रेय शक्रादित्य को दिया है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये मतभेद हो जाता है कि वैसे तो नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया? कुमारगुप्त ने बनाया, हमने पढ़ लिया। लेकिन जो ह्वेनसांग यात्री आते हैं, चीनी यात्री था, उन्होंने क्या कहा था? शक्रादित्य ने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था। और शक्रादित्य की उपाधि किसने ली थी? स्कंदगुप्त ने। तो यहाँ से ये थोड़ा सा मतभेद हो जाता है फिर भी, लेकिन ज़्यादातर साक्ष्य जो है वो यही कहते हैं कि कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की निर्माण करवाया था। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप कुमारगुप्त ही राइट कीजिएगा, क्योंकि सही आंसर वही है। स्कंदगुप्त ने 466 ईस्वी में चीनी सांग सम्राट के दरबार में राजदूत भेजे थे, जिससे उनके साथ महत्वपूर्ण संबंधों का पता भी चलता है। मतलब इन्होंने एक चीनी सम्राट के दरबार में भी राजदूत भेजा था, जिससे हमें पता चलता है कि चीनियों के साथ भी इनके अच्छे संबंध थे। नोट
गुप्तों के पतन का एक प्रमुख कारण हूणों का आक्रमण भी माना जाता है, क्योंकि हूण लोग उस टाइम बार बार आक्रमण कर रहे थे। इन लोगों ने तो उनका सामना कर लिया, लेकिन इनसे आगे आने वाले जो राजा थे वो उनका सामना नहीं कर पाए और धीरे धीरे करके गुप्त साम्राज्य का पतन होने लगा। कुमारगुप्त तृतीय गुप्त वंश का अंतिम राजा बना। तो गुप्त वंश का प्रथम राजा तो था श्रीगुप्त और कुमारगुप्त तृतीय क्या हुआ, गुप्त वंश का अंतिम राजा हुआ। तो ये थे दोस्तों गुप्त शासक प्रमुख जो भी महत्वपूर्ण शासक हुए। पहला था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या, पहले तो परम महाराजा धीराज की उपाधि इन्होंने धारण की थी। इसके अलावा लिच्छवी की राजकुमारी से विवाह करके उसके नाम के सिक्के भी चलवाए थे। इसके अलावा गुप्त वंश गुप्त संवत की शुरुआत भी इन्होंने की थी। फिर आ जाएंगे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त क्या था कि चंद्रगुप्त के बाद में सबसे इन्होंने विस्तार किया था वो समुद्रगुप्त ही था। हरिशेन ने इनके काल में प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी और प्रयाग प्रशस्ति से हमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा इन्होंने उत्तरी भारत के जो विजयी राजा थे उनके साथ अलग नीति अपनाई, दक्षिणी भारत के विजयी राजाओं के साथ अलग नीतियाँ अपनाई और विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। और इसके साथ ही समुद्रगुप्त की दोस्तों कविराज की उपाधि भी उन्हें दी जाती है। उनकी संगीत और विद्या में बहुत ज़्यादा रुचि दिखाई पड़ती है, क्योंकि उनके समय में समुद्रगुप्त के वीणा वादन करते हुए सिक्के भी हमें मिले हैं। फिर महत्वपूर्ण राजा आ जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने दोस्तों देवगुप्त, देवराज, देवर्षि इन आदि उपाधियाँ धारण की। इसके अलावा विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत है ना, शकारी है ना, ये सब उपाधियाँ उन्होंने ली। शकों का नाश किया, व्याघ्र के सिक्के चलाए है ना, पाटलिपुत्र और उज्जैनी। चंद्रगुप्त द्वितीय तक तो यही दो शिक्षा के केंद्र थे। इसके अलावा उनके यहाँ पे नवरत्न भी पाए जाते हैं। फाहियान नामक यात्री। और कुमारगुप्त के काल में एक तो सबसे ज़्यादा प्रशस्ति हमें मिलती है और इसके अलावा इसके काल में नालंदा विश्वविद्यालय की रचना हुई थी और महेंद्रादित्य की इन्होंने उपाधि ली थी। फिर स्कंदगुप्त जो राजा थे उनके काल में भी हूणों का इनका आक्रमण हुआ था और इसके अलावा सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण उन्होंने करवाया था और हेनसांग ने इनको बताया है। शक्रादित्य की उपाधि इन्होंने ली थी और शक्रादित्य को हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माणकर्ता बताया। और कुमारगुप्त तृतीय गुप्त शासक अंतिम रूप से बने थे। तो ये थे दोस्तों गुप्तों के महत्वपूर्ण राजा। तो यहाँ पे हमारे राजवंश तो पूरे होते हैं गुप्तों के, लेकिन अब हमारी शुरू होती है गुप्तों के समय में राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक सामाजिक व्यवस्था, ये सब पढ़ के हम फिर बाद में पढ़ेंगे कि गुप्तों के काल के सांस्कृतिक उपलब्धियाँ जो अलग से हमारे सिलेबस में लिखी गई हैं वो। और उसके बाद में हमारी यूनिट सेकंड कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि जैन और बौद्ध धर्म भी हम यूनिट सेकंड के अंतर्गत ही ले लेंगे। स्पष्ट रूप से जैन और बौद्ध धर्म का नाम हमारे सिलेबस में नहीं लिखा, वो कहीं ना कहीं इनमें से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं क्योंकि ये इसी काल में आते हैं। तो वो पढ़ के हमारी सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।